हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिम्फोमा। तो पहले हम इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, ये लिम्फोमा होता क्या है। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं। तो जो लिम्फोमा होता है वो एक ऐसी कंडीशन होती है, या आप कह सकते हैं एक कैंसरस कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं या जो लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फेटिक टिश्यूज जो होती हैं, उनमें क्या हो जाता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन है, कैंसर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम जो कि क्या काम करती है, जैसे हमारा डब्ल्यूबीसी वर्क करता है, किसी भी फॉरेन बॉडी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए उनसे प्रिवेंट करता है हमारे बॉडी को कि वो इफेक्ट ना कर पाएँ। तो भी एक टाइप का इम्यूनिटी का काम भी समझ सकते हैं कैसा करता है। तो ये क्या होता है कि लिम्फेटिक जो टिश्यूज होते हैं या लिम्फ नोड्स होते हैं, उनमें कैंसर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिम्फोमा। और ये क्या होते हैं, ए टाइप ऑफ कैंसर एंड बिनाइन इन ह्यूमन सिस्टम, बिगिन्स इन इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम के सेल्स जो होते हैं उन पे स्टार्ट होते हैं, जिसको हम लिम्फोसाइट कहते हैं। ये फर्स्टली लिम्फोसाइट को अफेक्ट करते हैं। तो पहले तो ये हमारा डिफिनीशन था। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्या क्या टाइप्स क्या क्या हैं, लिम्फोमा के क्या क्या टाइप्स हैं। तो लिम्फोमा के मेनली टू टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हॉटकिन, दूसरा नॉन हॉटकिन। आप हॉटकिन क्या होता है, जो हॉटकिन होता है वो ऐसे टाइप के लिम्फोमा होता है जिसमें क्या होता है, ओनली वन लिम्फ नोड अफेक्ट होते हैं। इसमें सिर्फ वन लिम्फ नोड अफेक्ट होते हैं हॉटकिन में। और ये क्या होते हैं, मोस्ट अकर इन द अपर बॉडी। ये अपर बॉडी, यानी अपर बॉडी आप डिवाइड कहाँ से करेंगे, जो डायफ्राम है, डायफ्राम से आप अपर, ये मतलब ज़्यादा अकर होता है, ज़्यादा होने के चांसेस इसको होते हैं। कौन सा, हॉटकिन लिम्फोमा, जिसमें एक लिम्फ नोड अफेक्ट होता है और ये अपर बॉडी में ज़्यादातर होते हैं। नेक्स्ट है नॉन हॉटकिन। नॉन हॉटकिन जिसमें क्या होता है कि इसमें जो लिम्फ नोड्स होते हैं, अफेक्टेड लिम्फ नोड की जो नंबर होते हैं वो एक या एक से अधिक होते हैं। एक से अधिक या दो से अधिक यहाँ पर लिम्फ नोड अफेक्ट होते हैं। और ये क्या होते हैं कि ये किस बॉडी में किसी भी लिम्फ नोड या किसी भी पार्ट में अफेक्ट हो सकते हैं। ये एक ही जगह पर नहीं रह सकते, जैसे कि उसमें था कि अपर बॉडी में रहता होता है, लेकिन ये क्या होगा कि होल बॉडी में जहाँ भी लिम्फ नोड्स हैं, चाहे वो सर्वाइकल हो गए, इनग्विनल नोड्स हो गए या एपिकल नोड्स हो गए, उन कहीं पर भी हो सकता है। तो ये इसके टाइप्स थे, जिसमें पहला हॉटकिन और दूसरा नॉन हॉटकिन, जिसमें एक पहले में एक लिम्फ नोड अफेक्ट हो रहा था, दूसरे और वो अपर बॉडी में ज़्यादातर दिखाई दिख रहा जाता। दूसरे में नॉन हॉटकिन, जिसमें एक से अधिक या दो से अधिक लिम्फ नोड अफेक्ट होते हैं और ये आगे चल के पूरे बॉडी में भी फैल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलेंगे कि नेक्स्ट इटियोलॉजी, क्या क्या कारणें हो सकती जिनके कारण ये लिम्फोमा होता है। तो इसमें पहले दिया इन्फेक्शन। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, जिनके कारण ये इन्फेक्शन कॉज करता है, और वो क्या करता है, धीरे धीरे कैंसर सेल का फॉर्मेशन, मतलब कैंसर सेल में चेंज हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट इसमें जो वायरस है, इसका नाम स्टीन बार वायरस। ये मेनली इसके कारण ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है, लिम्फोमा, मतलब लिम्फोमा इसके कारण ज़्यादातर होते हैं। दूसरा है HIV इन्फेक्शन, और नेक्स्ट है एच पायरोरी। इसमें क्या है, जैसे एच पायरोरी हो गया तो ये जो इंटेस्टाइनल नोड्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। इन सभी इन्फेक्शन कारण क्या होता है कि इम्यूनिटी जो होती है वो वीक हो जाती है, जिसके कारण वो अदर माइक्रोन से लड़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर भी लिखा है इम्यून सप्रेसिव थेरेपी। अगर ऐसी थेरेपी लें जिसमें इम्यूनिटी जो होगी वो डिक्रीज होती है, उससे कारण भी हो सकती है। और नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, क्योंकि हम इसको, ये एक पीडियाट्रिक का टॉपिक है, पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का। तो इसमें जेनेटिक यानी कि जो मदर्स है उसके उसके थ्रू उसके चाइल्ड में आ जाए या बच्चे में आ जाए, उसके कारण। रेडिएशन एक्सपोजर, कोई भी टाइप का रेडिएशन है उसके एक्सपोजर से, एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, उसके कारण भी हो सकता है। और नेक्स्ट वही दिया है वीक इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के वीक होने के कारण होता है। तो इसमें मेन है कि इसमें इम्यूनिटी को क्या करता है, सप्रेस करता है। कोई भी कॉज है इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहा है, जिससे कारण क्या हो रहा है, वो कैंसर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब कैसे हो रहा है हम पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी पर, हाउ टू डिजीज कॉज। इसमें देखिए पहले ड्यू टू न्यूट्रोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें हमने इसमें लिया है एफ्टीन बार वायरस। ये क्या करता है, ये इफेक्ट करता है, सॉरी इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट करता है किसको, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है, एक इम्यून सेल है।
लिम्फोसाइट को अफेक्ट करता है और वहाँ पर क्या करता है, डीएनए होता है उसमें कुछ चेंजेस करता है, लिम्फोसाइट को अफेक्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, लिम्फोसाइट हमारे इम्यून सेल है, इम्यून सेल को अगर अफेक्ट करेगा तो जो इम्यून सिस्टम हमारे को उसको सप्रेस कर देगा, यानी कि इम्यूनिटी जो होगी वो वीक हो जाएगी। और जब इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो क्या करेगी, म्यूटेशन इन द कैंसर सेल इन द लिम्फ नोड, या यहाँ कर सकते हैं म्यूटेशन इन द जीन या डीएनए। यहाँ पर जो वायरस होता है अपने उसके वो क्या करता है, रेप्लिकेट या म्यूटेशन करता है कैंसर सेल का, या कह सकते हैं जीन सेल में। फिर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कैंसर सेल इन द लिम्फ नोड, जो कैंसर सेल रहेगा उनका जो नंबर रहेगा वो इंक्रीज होता जाएगा। और जब कैंसर सेल के नंबर इंक्रीज जाएंगे, यानी एक कैंसर सेल, दो कैंसर सेल, तीन चार, ऐसे ढेर सारे कैंसर सेल बनते जाएंगे, तो यहाँ का जो साइज होगा वो भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड, यानी जो लिम्फ नोड होगी उस वो क्या होगा, इनलार्ज हो जाएगा, और इसी कारण क्या होगा, लिम्फोमा कॉज कर देगा। एक बार आपको फिर से समझा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर है कि एक ड्यू टू न्यूट्रोजन फैक्टर, जैसे कि हमने लिया स्टीन पार्स वायरस, इसने क्या किया, जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको अफेक्ट किया, और क्या किया, यहाँ के जो डीएनए होती है उनको उनमें कुछ चेंजेस किए। जब लिम्फोसाइट अफेक्ट हो जाते हैं तो लिम्फोसाइट है इम्यून सेल को इफेक्ट कर देगा, तो उसकी इम्यूनिटी क्या होगी, वीक हो जाएगी, यानी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। इम्यूनिटी वीक होने के कारण जो वहाँ की कैंसर सेल होगी, या आप कह सकते हैं डीएनए या सर जीन होंगी, उसमें क्या करेगा, म्यूटेशन करेगा, या आप कह सकते हैं रेप्लिकेशन करेगा डीएनए में, यानी कि एक डीएनए से अपने साथ जोड़ करके अदर डीएनए बनाएगा। और ये क्या करेगा, अगर म्यूटेशन करने के बाद कैंसर का क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कैंसर सेल इन लिम्फ नोड में जो कैंसर सेल होंगे एक से अधिक बनते चले जाएंगे, उनकी जो नंबर ऑफ कैंसर सेल होगी वो इंक्रीज होते जाएंगे। अब कैंसर सेल जब बढ़ते जाएंगे तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा जगह कवर करेंगे, और क्या करेंगे, वहाँ पर जो लिम्फ नोड जिसमें जो हो रहा है उसको इनलार्ज कर देंगे, इनलार्ज कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे, हम लिम्फोमा कहते हैं। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब नेक्स्ट चलेंगे हम, इसके क्या क्या स्टेजेस हैं, कौन कौन से स्टेजेस के हैं। तो फर्स्ट जो स्टेज है, इसके मेनली 4 स्टेज होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होता है, इसमें क्या होता है, कोई बोन मेरो इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें बोन मेरो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक सिंगल लिम्फ नोड अफेक्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल स्टेज को भी कहते हैं, इनिशियल स्टेज को कहते हैं, जिसमें एक सिंगल नोड अफेक्ट होता है, और ये बोन मेरो में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मतलब बोन मेरो इसमें अफेक्ट नहीं होता है। इसमें एक क्या होता है कि पेनलेस, मतलब इसमें पेनलेस फील होता है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं होती, ये इनिशियल स्टेज होता है। नेक्स्ट है सेकंड जो स्टेज है, उसमें क्या होते हैं, टू साइड्स या बोथ आइदर एबव और बिलो ऑफ डायफ्राम, यानी जो पर्सन होगा, उसका जो पर्सन होगा, जो सेकंड स्टेज में क्या होगा कि जो पर्सन होगा उसके डायफ्राम जो वहाँ से होंगे, या तो इसमें दो एक से अधिक मतलब लिम्फ नोड अफेक्ट होंगे, लेकिन ये क्या होंगे कि ये या तो ऊपर डायफ्राम के ऊपर वाले पार्ट में होंगे, तो डायफ्राम के नीचे वाले पार्ट में, वन साइड होंगे, या तो डायफ्राम के ऊपर या तो डायफ्राम के नीचे। तो इस स्टेज में ये होता है। नेक्स्ट स्टेज थर्ड में क्या होता है, जो डायफ्राम, इसमें ये नहीं होता कि इसमें एक पार्ट में नहीं होगा कि डायफ्राम के ऊपर या डायफ्राम के नीचे नहीं, इसमें क्या होता है, अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों पार्ट में ये होने लगता है स्टेज थर्ड में। और सेकंड में क्या था, ये सिर्फ या तो अपर में बॉडी में होगा या तो नीचे लोअर बॉडी में होगा। और स्टेज थर्ड में ये बोथ पार्ट, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दोनों में होने लगेगा। और अगर स्टेज थर्ड तक ये चल जाता है तो क्या होता है कि जो स्टेज फोर होता है, स्टेज फोर में क्या होता है कि जो लिम्फ नोड होते हैं वो आल पार्ट जितने भी लिम्फ नोड होते हैं बॉडी में वो सब अफेक्ट हो जाते हैं, उन सब में लिम्फोमा कॉज कर देता है। और ये क्या करते हैं, सराउंडिंग जो ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ जैसे स्प्लीन हो गया या अदर ऑर्गन होंगे, लंग्स से बोन मैरो, ये जो भी हों, लंग्स होंगे या अदर ऑर्गन उस लिम्फ नोड के अगल बगल सराउंडिंग, उन सबको इफेक्ट करेगा। और इसमें क्या होता है, बोन मैरो भी इन्वॉल्व रहता है। जैसे जो फर्स्ट से लेकर 3 स्टेज थे उसमें बोन मैरो अफेक्ट नहीं होते थे, लेकिन जो लास्ट की स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, उसमें बोन मैरो भी अफेक्ट होता है। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या था कि बोन मैरो इन्वॉल्व नहीं था और इसमें सिंगल लिम्फ नोड अफेक्ट होते हैं। सेकेंड स्टेज क्या था कि इसमें दो मतलब टू साइड के बेस पे था, जिसमें अपर बॉडी या लोअर बॉडी इसमें से किसी एक में होता है। और थर्ड में क्या था कि ये अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दोनों में होता है, दोनों के जो लिम्फ नोड्स होते हैं, अपर बॉडी में लिम्फ नोड है, नीचे लोअर बॉडी में लिम्फ नोड है, उसमें दोनों में होता है। और जो फोर्थ स्टेज था इसमें होल बॉडी कवर कर लेता है, यानी कि जितने लिम्फ नोड होते हैं उसमें हो जाता है, और उसके सराउंडिंग जो भी ऑर्गन होते हैं उसमें भी होता है, और इसमें बोन मैरो भी अफेक्ट हो जाता है। तो ये थे इसकी स्टेजेस। नेक्स्ट हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम। क्या क्या साइन सिम्टम्स आएंगे।
फर्स्ट है पेनलेस स्वेलिंग इन द अर्ली स्टेज ऑफ दी। अर्ली स्टेज में क्या होगा, पेनलेस स्वेलिंग होगा। स्वेलिंग होगा क्योंकि वहाँ पर कैंसर का फॉर्मेशन हो रहा है, इलाज हो रहा है, और वहाँ पर इन्फ्लामेशन भी होता है क्योंकि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, इन्फेक्शन के कारण। नेक्स्ट है नाइट स्वेट। नाइट स्वेट क्यों होगा? नाइट स्वेट इस कारण होता है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए नीचे आप देखेंगे, नीचे वाले में यहाँ फीवर हो रहा है। क्योंकि फीवर क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वायरस के कारण कॉज किया है उसके कारण फीवर हो रहा है। फीवर क्या होने के बाद हमारा बॉडी एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है कि वो बॉडी अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो वो उसको रिड्यूस करे। तो रिड्यूस करने के लिए ये बॉडी क्या करता है, जो नाइट में होता है, नाइट में क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा स्वेट रिलीज करता है, जिससे बॉडी क्या हो, वो टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो पाए। जो अगर हाइपरथर्मिया हुआ है तो उसको डिक्रीज करे। इसलिए क्या होता है, बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म होता है कि वो नाइट में स्वेट ज़्यादा रिलीज करता है, जिससे वो अपना टेम्परेचर जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर वो पा सके। नेक्स्ट है वेट लॉस। उसका वेट लॉस होगा। इनलार्ज स्प्लीन और स्वेलिंग होगा लिम्फ नोड्स में, तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। और इनलार्ज स्प्लीन से होगा क्योंकि उस जो भी स्प्लीन क्या करता है, वो भी लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है और वो लिम्फ नोड का भी लिम्फ का भी फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, तो ये भी इफेक्ट होता है। और इसमें फटीक होगा, ईचिंग भी होगा जहाँ पर लिम्फ नोड इफेक्ट होगा। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स से नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। क्या क्या डायग्नोसिस करने के लिए उसको क्या क्या चेक करेंगे। पहला हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम उससे पूछेंगे उसके सिम्टम्स के बारे में, उसको कब से बीमार, उसके पास्ट मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके फैमिली हिस्ट्री के बारे में, उसकी हैबिट लाइफस्टाइल के बारे में। फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे स्वेलिंग कहाँ पर है, या कहाँ मतलब लिम्फ नोड कौन सा अफेक्ट है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे किस पार्ट में हुआ है। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट करवाएंगे, जो भी वाइट ब्लड सेल्स हैं या रेड ब्लड सेल्स हैं या प्लेटलेट्स, वो उनके मतलब कितने उनके नंबर या लेवल चेक करने के लिए। और चेक करेंगे हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड एंड लैक्टेट डिहाइड्रेनेस। इसमें क्या होता है, ये टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं फास्ट ग्रोइंग ऑफ लिम्फोमा। यानी अगर यूरिक एसिड और लैक्टेट डिहाइड्रेनेस के अगर लेवल इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है कि जो लिम्फोमा वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और इसमें करेंगे बायोप्सी। बायोप्सी कैंसर सेल को फॉर्म कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे, जिसमें मतलब इसमें क्या करेंगे, पैथोलॉजिकल कंडीशन देंगे कि जो बैक्टीरिया या वायरस है वो क्या कैंसर मतलब बैक्टीरिया वायरस जो है वो कैंसर सेल पे है या नहीं है। इसमें कैंसर सेल मतलब बायोप्सी करते हैं, कैंसर सेल के टिश्यूज लेते हैं और उसमें उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कैंसर सेल है कि नहीं। नेक्स्ट हम करेंगे, तो इसमें एक मेन ये है, इसमें हम इसका नाम है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। टोमोग्राफी में स्कैन करेंगे, लेकिन पॉजिट्रॉन इमिशन ये क्या होता है कि एक ऐसा मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्यूमर सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए किस जगह पे है इसलिए करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। क्या इंजेक्ट करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव शुगर या ग्लूकोज कह सकते हैं। मतलब शुगर यानी रेडियो एक्टिव यानी रेडिएशन, जो भी अगर किसी अदर डिवाइस से देखे तो उसमें रेडिएशन से दिखे, तो रेडियो एक्टिव शुगर क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे वेन में। वेन में इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको स्कैन करवाएंगे। स्कैन करवाएंगे और स्कैन करवाने पे क्या होगा, जहाँ पर ये जो कैंसर सेल होंगे वो इस शुगर को एब्जॉर्ब करेंगे, इस शुगर को एब्जॉर्ब करेंगे। और जब हम इसका स्कैन करवाएंगे तो जहाँ पर ये शुगर एब्जॉर्ब हुआ रहेगा, कैंसर सेल एब्जॉर्ब की रहेगी, उस जगह पे मतलब पता चल जाएगा। तो मेन ये टेस्ट हम इसलिए कराते हैं कि जो भी कैंसर सेल है वो किस पार्ट में है, कहाँ पर है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। सीटी स्कैन देखेंगे, डिटेक्ट करेंगे इलाजमेंट ऑफ दी लिम्फ नोड इलाज या नहीं। एक्सरे करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, इसमें भी हम देखेंगे कि कौन से पार्ट इफेक्ट है और कौन सा लिम्फ नोड इफेक्ट है, ये देखने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट, क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब इसमें जैसे मैनेजमेंट दिया कीमोथेरेपी। अब कैंसर सेल है तो इसके लिए कीमोथेरेपी देंगे, जिसमें हम विनक्रिस्टिन, इटिपोसाइड्स, बिलियोमाइसिन और मेथोट्रेक्सेट देंगे। अब बच्चे के अकॉर्डिंग, जो चाइल्ड है उसके अकॉर्डिंग हम इसके डोजेस को देंगे। अब ये क्या कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं, कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं ये सब, जैसे हमारा विनक्रिस्टिन ले लीजिए या और इटिपोसाइड ले लीजिए। ये क्या करेगा, जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए में म्यूटेशन सेल में हो रहा है, उसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा। डीएनए रेप्लिकेशन या सेल के म्यूटेशन को स्टॉप करेगा। जब डीएनए रेप्लिकेशन ही नहीं होगा तो क्या होगा, सेल और ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा, जो कैंसर सेल है और ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन को स्टॉप करता है। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी। इसमें क्या करते हैं, रेडिएशन के थ्रू क्या करते हैं, जो कैंसर ट्यूमर सेल्स होती है उनको किल करते हैं। और
ये मतलब फास्ट ग्रोइंग जो सेल्स होती हैं उनको रोकने के लिए करते हैं। नेक्स्ट स्टीम सेल ट्रांसप्लांट। स्टीम सेल ट्रांसप्लांट ये हमारे रिलेटेड इम्यूनिटी। स्टीम सेल क्या होता है? स्टीम सेल हमारे होते हैं बोन मैरो में, बोन मैरो में हमारे होते हैं। बोन मैरो में क्या होता है? स्टीम सेल होते हैं। स्टीम सेल क्या करते हैं? जो ब्लड सेल्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो इसमें क्या होता है? लिम्फोसाइट्स ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे, तो इसमें क्या करेगा, जितने ज़्यादा हमारे अच्छे हेल्दी स्टीम सेल्स होंगे उतने ज़्यादा ब्लड सेल्स या लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा, उतनी ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो इसलिए हम स्टीम सेल ट्रांसप्लांट कराएंगे। नेक्स्ट है कि इसमें और भी कुछ मैनेजमेंट है, जैसे हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही थी तो इसमें क्या करेंगे, इम्यूनोथेरेपी देंगे, जिससे हमारी जो चाइल्ड होगा उसकी इम्यूनिटी को हम बूस्ट करेंगे। और इसमें कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे ब्लड कंपोनेंट ट्रांसफ्यूजन, यानी जो भी ब्लड सेल्स की कमी है या ब्लड कंपोनेंट की कमी है उसको सिर्फ ट्रांसफ्यूज करेंगे, ना कि पूरे ब्लड को। एंटीबायोटिक्स देंगे, जैसे कि हमारा कुछ बैक्टीरियाज हैं या उनसे इफेक्ट हो रहा है तो उसका एंटीबायोटिक देंगे, एंटीएमटिक देंगे। एंटीएमटिक क्यों देंगे? क्योंकि कीमोथेरेपी के ड्रग्स अगर चलाते हैं तो उसमें एमसी यानी वॉमिटिंग होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए एंटीएमटिक्स देंगे। और लास्ट न्यूट्रिशन सपोर्ट करेंगे। न्यूट्रिशन सपोर्ट उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, बच्चे की हेल्थ के लिए करेंगे। अगर बच्चा 6 मंथ से कम है तो उसको हम ज़्यादा मिल्क के लिए, मतलब फीडिंग के लिए ज़्यादातर उसको इंकरेज करेंगे। और आफ्टर 6 मंथ उसको वीनिंग यानी उसको अदर चीज़ों में भी इंकरेज करेंगे खाने के लिए, जिससे उसका इम्यूनिटी अच्छे से हेल्दी रहे और उसका इम्यूनिटी भी बूस्ट रहे। तो ये थी आज का टॉपिक लिम्फोमा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।